चलो गुड मॉर्निंग सबको। बच्चे बोल रहे मस्त, अच्छा गया, वेरी गुड, ठीक गया। कुछ बोल रहे ठीक, लेंदी था, बहुत बढ़िया, टाइम और बच गया। अच्छा, कुछ का टाइम बच गया, कुछ बोल रहे लेंदी था, मतलब बहुत मिक्स रिएक्शन है। ठीक है। देखो, तो अभी जो आपका टेस्ट हो रहे थे, इससे थोड़ा सा धीरे धीरे आप यही मान सकते हो कि लेवल बढ़ेगा। ठीक है। पिछले टेस्ट के कंपेयर में इस बार शायद फिजिक्स आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ लगा होगा कंपेरेटिवली, बट इतना भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि पेपर करने लायक नहीं था, आसान कैटेगरी में डालेंगे उसको अपन। पर पिछली बार जितना आसान था उससे थोड़ा सा टफ होगा, है ना। अगली बार आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा और हो सकता है टफ, है ना। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर कि नेक्स्ट टेस्ट थोड़ा सा पिछले से टफ आ सकता है। ठीक है, हमेशा ऐसा आपको पता होना चाहिए, ऐसा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो पेपर में अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन गलत ही था या किसी का आंसर गलत दे दिया है ना, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। आज अपन पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर डिस्कशन में एक दो दिन और ले लो, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। आप सॉल्यूशन भी मिले, आपको सॉल्यूशन भी देख सकते हो, तो आप अच्छे से एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लो, तब अपन पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स है। अभी अगर किसी को लग रहा है कि कोई गलत है, कुछ करेक्शन है, तो बता दो। पेपर अभी नहीं आया? अच्छा, एक बच्चा मुझे बोल रहा है एक क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं। अच्छा, अभी मिल जाएगा आपको पेपर एक दो दिन में, फिर देख लेना आप। ठीक है। एक डायपोल वाला एक कोई क्वेश्चन बता रहा है बच्चा, उसमें आंसर मैच नहीं कर रहे थे। डायपोल का शायद चार्ज मिली कुलम दिया था, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी थी, और सारे जो ऑप्शन थे ना वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि चार्ज माइक्रो कुलम होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देखिए करेक्ट करा देंगे, या फिर उसको ऑफकोर्स अगर माइक्रो पे आंसर आ रहा है, यस। ठीक है, तो अब वो कोई मैच नहीं कर रहा है तो देख लेंगे कि क्या करना चाहिए उसका। ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। वो एक क्वेश्चन लग रहा है जरूर जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है, उसके अलावा किसी में कुछ प्रॉब्लम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो लग रहा हो कि गलत है, कुछ मिस्टेक है? उस क्वेश्चन के अलावा? नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ाते हैं। यार देखो, मैंने आपको बिगिनर बॉक्स वन कहा था कि जैसे टेस्ट हो जाए बिगिनर बॉक्स वन आपके लिए होमवर्क में, मैंने कल आपको सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए थे। तो अगर कुछ बच्चों ने नहीं करा हो तो आज कर लीजिएगा। कल की क्लास BB1 BB2 दोनों होमवर्क में। ठीक है, कल की क्लास में BB1 BB2 दोनों होमवर्क में, कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल करेंगे डिस्कस, आज नहीं। आज अपन आगे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको है ना एंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस के सब्सटेंसेस में, सिस्टम्स में हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें साइड लेंस इंटरचेंज हो गई थी। एक इस तरह का रेक्टेंगल था, और फिर एक इस तरह का रेक्टेंगल था, और इनको हमने आपस में ज्वाइन कर रखा था लाइक दिस। इस तरह से हमारा कुछ एक मटेरियल बना हुआ था। ठीक है, इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना था, है ना। तो इसके रेजिस्टेंस में कई बच्चों को जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो फंस रहा है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका वो देखते हैं। साइड लेंस मैंने शायद इसकी ए और बी बताई थी आपको। बड़ी साइड बी मान लेते, छोटी ए मान लेते, तो ये ए और बी हो जाएगी, है ना। यहाँ से एक एक सरफेस से किसी डिस्टेंस एक्स पे चलते हैं हम, और यहाँ पर ऐसा सेगमेंट कट करते हैं इसके अंदर, स्ट्रिप जैसा एक सेगमेंट कट करते हैं इसके अंदर, एक स्लैब जैसा ऐसा कट करते हैं, छोटी सी थिकनेस dx का ऐसे स्लाइस कट करते हैं इस मटेरियल में, इस तरह से। ये जो स्लाइस है वो मैंने एक कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस पे जाके कट करी है, और इसकी विड्थ है dx। इस dx स्लाइस की जो लेंथ और हाइट होगी वो निकालना पड़ेगा हमको। ये हमको यहाँ पर हाइट दिख रही b, और उधर जाके ये a हो गई है। तो बीच में यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि कुछ y हाइट थी, है ना। और ये कितनी हाइट होगी वो निकाला जा सकता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो ये y जो होना चाहिए वो आना चाहिए b माइनस स्लोप हो जाएगा इसका b माइनस ए बाय एल टाइम्स वाई। ये होना चाहिए हमारे पास इस y की वैल्यू। और ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है, तो x इक्वल टू हो जाना चाहिए हमारे पास a प्लस b माइनस एल बाय वाई, b माइनस ए बाय एल इंटू x। अच्छा, x को x के टर्म में लिख दिया मैंने, ये डिस्टेंस को अपन कुछ और मान लिख देते हैं, इसको y बोला, इसको z बोल देते हैं, और ये दोनों x के टर्म में आ गई।
ठीक, अब सही लिख दिया मैंने। ये क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट? यहाँ पे साइड लाइन देखो बी है, यहाँ पर ए हो गई है, तो जो स्लोप आएगा वो बी माइनस ए बाय एल हो जाएगा, बी माइनस ए बाय एल हो जाएगा। और नेगेटिव स्लोप है क्योंकि धीरे धीरे लेंथ कम हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस y होना चाहिए वो होना चाहिए बी माइनस एम एक्स। ठीक है, और ये z समझो कितना होना चाहिए, z शुड बी a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। ये समझ में आया? सबसे पहले तो बताइए। बच्चे बोल रहे हैं यस, ओके बहुत बढ़िया, है ना। अब एक छोटी सी स्ट्रिप का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा वो लिखते, वो जाएगा रो एल, लेंथ यहाँ पे dx दिखेगी हमको, इसका विड्थ dx है तो dx दिखेगी, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हो जाएगा y इंटू जेड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन y इंटू जेड। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पे सीरीज में है, सारी स्ट्रिप्स यहाँ पे सीरीज में आएगी, क्योंकि जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और जो करंट यहाँ से एग्जिट कर रहा है, उस करंट के लिए सारी स्लैब साथ साथ जैसे चिपकी हुई अरेंज है तो सीरीज में मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विल बी टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी बच्चों को, एक्सप्रेशन आ रहा है नीचे बी माइनस, ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना इसको फिलहाल मैं चलो एम बोल देता हूँ, इसको एम बोल देता हूँ ताकि थोड़ा लिखने में मुझे कम लिखना पड़े। तो b माइनस एम एक्स और दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस बी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और इसमें x की लिमिट हो जाएगी 0 टू x। इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, देखो इन दोनों का सम जो होगा वो a प्लस बी आएगा ना, इन दोनों का सम a प्लस बी आएगा ना, तो इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ गया a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस एम एक्स, ए प्लस एम एक्स और b माइनस एम एक्स। ये समझ में आया मैंने क्या करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी। ठीक है, तो नीचे ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज लिखा है, ऊपर a प्लस बी नीचे a प्लस बी, इसमें कोई डाउट? समझ में आया मैंने क्या करा ये? चलो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो जो न्यूमरेटर है ना a प्लस बी, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ दिस टू टर्म, इन दोनों टर्म का एडिशन है। तो नेक्स्ट स्टेप r इक्वल टू हो गया मेरे पास रो अपॉन a प्लस बी, ये a प्लस बी इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों का ऐड करके देखो a प्लस बी आएगा, तो a प्लस एम एक्स प्लस बी माइनस एम एक्स अपॉन a प्लस एम एक्स इंटू बी माइनस एम एक्स, ये टर्म बच रहा है। हाँ, इससे आप ओपन कर लो, नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों को, दोनों अलग अलग डिवाइड कर दो, ये जो न्यूमरेटर में दो एक्सप्रेशन है दोनों को अलग अलग इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो रो अपॉन ए प्लस बी अंदर इंटीग्रेशन, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन बी माइनस एम एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एम एक्स, और इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको करना है इंटीग्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको करना है इंटीग्रेशन। ये समझ में आया मैंने क्या करा? बस ये जो चीज मैंने करी ना इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जो दो लीनियर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, फिर उसको ऐसे हम अलग अलग तोड़ देना, इस तरह से अलग अलग तोड़ देना, इस एक्सप्रेशन को ऐसे जो प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। ठीक है, ये आपको मैथ्स में सिखाया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इजी है वैसे। चलो, अब इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन आपको आता है, 1 अपॉन अ लीनियर और 1 अपॉन अ लीनियर, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो कर दीजिए बस, इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है। रो अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाता है ln b माइनस एम एक्स, फिर जो इसमें x के इंटू में उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा ln a प्लस एम एक्स डिवाइड बाय जो x के इंटू में उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस एक्सप्रेशन में लिमिट डाल दो 0 टू l, आपका आंसर आ गया। चलो इसके आगे आपको करने के लिए छोड़ दिया मैंने, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके बहुत बढ़िया।
इसके अलावा मैंने सिलेंडर का भी क्वेश्चन दिया था, स्फीयर का भी दिया था, वो भी डिस्कस करते। 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसे। इसके अलावा सिलेंडर का क्वेश्चन था, वो भी करते हैं अपन। हाँ, VB2 में भी होगा, बिल्कुल सही। तो ये मैथ्स में पढ़ लोगे आप सब, है ना, इसका टेंशन नहीं लेना है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता था कि क्या था। ये बहुत आसान चीज है, मैथ्स में खूब क्वेश्चन करोगे अभी आप इंटीग्रेशन के। जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथ्स में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब। चलो, नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते। फिर सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन था जिसमें सिलेंडर की इनर सरफेस से आउटर सरफेस करंट जा रहा था और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना था। एक सिलेंडर था, ये उसकी इनर सरफेस देती थी, जो उसकी आउटर सरफेस देती थी, और इनर से आउटर के बीच में यहाँ पे कुछ मटेरियल फील्ड था। ठीक है, यहाँ पे एक मटेरियल फील्ड था रो रेजिस्टिविटी का। फिर हमने क्या करा था कि सिलेंडर में अंदर और बाहर की सरफेस के बीच में हमने ना बैटरी लगा दी थी जिससे करंट फ्लो कर रहा था। करंट फ्लो मैंने आपको बता दिया था कि अंदर का जो पूरा कर्व सरफेस है वो एक ही पोटेंशियल पर है, और उससे बाहर के पूरे कर्व सरफेस जो पूरा एक ही पोटेंशियल पर है उसमें इस तरह से करंट जा रहा है। ठीक है, एक हमने बैटरी लगा दी थी बिटवीन इनर एंड आउटर कर्व सरफेसेस। तो जो कंप्लीट इनर कर्व सरफेस वो पूरा एक ही पोटेंशियल पर है और कंप्लीट आउटर कर्व सरफेस एक ही पोटेंशियल पर है। आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे बीच में एक ना मैंने मेटल सिलेंडर लगाया है और यहाँ पर भी एक मेटल सिलेंडर लगाया है। एक सिलेंडर का पतला सा पाइप लगाया है, मतलब पाइप लगा रखा है हमने। एक थिन पाइप है, एक थिक पाइप है, और उसके बीच में मटेरियल फील्ड है हमारा। उसके बीच में यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल फील्ड है, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको रेजिस्टेंस पूछा था मैंने, डाटा और भी कुछ दिया था मैंने, शायद रेडियसेस दे रखे थे आपको। अच्छा, रेडियस को मैं फिलहाल ए और बी लिख देता हूँ और इसकी लेंथ को एल लिख देते हैं। रेडियस ए और बी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल आर में रेजिस्टेंस के यूज करने वाला हूँ, तो मैंने रेडियस को ए और बी लिख दिया। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन तो आपको दे ही चुका था, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जब करंट फ्लो करेगा तो अंदर के सिलेंडर से बाहर जाते आते उसे कर्व्ड सरफेस दिखेगा ना, जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन फील होगा। करंट जब ऐसे जा रहा है तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया से जा रहा है, उसको जो स्मॉल सरफेस एरिया मिलना चाहिए वो कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है क्या? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो करंट को दिख रहा है। करंट को ये वाला एरिया दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करके करंट आगे बढ़ रहा है। राइट, सिलेंडर के बीच में सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको क्रॉस करके करंट आगे बढ़ रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे अंदर देखेंगे तो इसकी रेडियस ए दिखेगी और बाहर जाएंगे तो रेडियस बी हो गई, तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करना चाहिए। फिर सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे जाओ, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल एरिया कंसिडर करो, और मान लो सिलिंड्रिकल एरिया में अपन ने डी आर डिस्टेंस इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी रेडियस में डी आर डिस्टेंस इंक्रीमेंट कर दिया। तो करंट को यहाँ जो डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ती है वो डी आर। अब यहाँ पे जो हमको एरिया दिखेगा जिसको करंट क्रॉस कर रहा है वो सिलेंडर का एरिया हो जाएगा 2πrl, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और करंट को जो डिस्टेंस क्रॉस करना है वो है डी आर, जो छोटी सी लेंथ क्रॉस करना है करंट को वो डी आर। तो इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो, जो डिस्टेंस क्रॉस करना है लेंथ अपॉन एरिया। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो, ये छोटा सा रेजिस्टेंस
इसका इंटीग्रेशन पूरा रेजिस्टेंस रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल, कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर बचा डी आर बाय आर। आर की प्रॉपर लिमिट्स पुट कर दो। तो रेडियस सबसे अंदर ए थी, बाहर भी हो गई, तो रेडियस ए टू बी, तो बस ये आंसर आ गया रो अपॉन 2 पाई एल एल एन ऑफ बी बाय। अगला क्वेश्चन शायद समझ में आ रहा है। चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। तो जिसका भी गलत हो रहा था समझ में आ गया। एरिया क्या लेना था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा मैंने स्फीयर वाला भी क्वेश्चन दिया था आपको। तो स्फीयर में स्फेरिकल एरिया ले लेंगे, उसमें उसमें करंट स्फेरिकल एरिया को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। स्फीयर वाला क्वेश्चन भी दिया था शायद मैंने आपको। इनर रेडियस मान लो ए थी, आउटर रेडियस मान लो बी थी। अब स्फीयर में करंट आगे जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट से सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाओ, एक स्फेरिकल शेल ले लो। इस शेल के एरिया को स्फीयर क्रॉस कर रहा है और इस शेल का एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा रेजिस्टेंस लिखोगे आप, यहाँ हो जाएगा रो, रेडियस में इंक्रीमेंट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब की बार एरिया 4 पाई आर स्क्वायर दिखेगा। बस टोटल रेजिस्टेंस के लिए इसे इंटीग्रेट करो, रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर इंटीग्रेट करोगे तो और लिमिट लगा देंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, लिमिट लगा लो क्या जाएगा। ठीक, मैंने बहुत फास्ट कर दिया, समझ में आ रहा है ये? अब मेरे पास एक डाउट और आया है कि सिलेंडर में अगर हमें, जो हमारे पास सिलेंडर था, इसमें हमें अगर लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस बोला होता निकालने का तो क्या करते? लाइक दिस, ये सिलेंडर को ऐसा रख दिया हमने, और हमको किसी ने बोल दिया इसकी लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब बैटरी इस टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल के बीच में जुड़ी हुई है, ऐसा। तो जब ऐसे बैटरी जोड़ेंगे ना, तो करंट को कुछ एरिया में चेंज ही नहीं दिखेगा। देखो, करंट को पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट दिखेगा, है ना। यहां से वहां तक कहीं भी अपन को एरिया तो चेंज करते दिख नहीं रहा है। तो सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा रो लेंथ बाय एरिया, और एरिया क्या दिखेगा आपको वो सही सही लिख देना। आपको जो जिस एरिया में मटेरियल है वो वाला एरिया ही रखना पड़ेगा, क्यों? तो ये होना चाहिए यहाँ पे आंसर। यस, फिर वाला फिर से करते। इज दिस क्लियर? ये सिलेंडर वाला क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब स्फीयर वाला एक बार फिर से देख लीजिए। स्फीयर में क्या हुआ है कि अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर तक करंट जा रहा था। हमने इसमें बैटरी कैसे लगाई थी? तो बैटरी लगाई थी फ्रॉम द इनसाइड स्फीयर टू आउटसाइड स्फीयर, इस तरह से। तो अंदर से बाहर तक करंट जो है वो पूरा रेडियली जा रहा है, लाइक दिस। इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा था यहाँ। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो उसको जो एरिया दिखेगा वो चेंज हो रहा है ना। जब स्फीयर में अंदर से बाहर ऐसे करंट जाएगा तो जो कर्व्ड एरिया है जिससे करंट क्रॉस कर रहा है वो तो चेंज हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। इसलिए हमने क्या करा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके स्फेरिकल शेल जैसा लिया, उस स्फेरिकल शेल का छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा, और फिर सारे ये शेल्स कैसे है सीरीज में, क्योंकि सब में करंट सेम जा रहा है ना। तो सब में करंट सेम है, सब सीरीज में, इनको इंटीग्रेट करके टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब सीरीज होना है, सीरीज होंगे ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ये चीज क्लियर? ओके, बच्चे का रिप्लाई मेरे पास यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यही 2-3 क्वेश्चन शायद मैंने आपको दे रखे थे, स्फीयर, सिलेंडर, और उससे पहले जो एक क्वेश्चन करा, है ना। अब इन सभी में सीरीज में रेजिस्टेंसेस जुड़ रहे हैं। मैंने एक भी अभी क्वेश्चन नहीं दिया है जिसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हो। तो अब ऐसा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको।
देखो देखो आई हैव अ स्लैब, जो कुछ इस तरह की स्लैब है, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया है, मेरे पास कुछ इस तरह की स्लैब है, ठीक है। तो आप शायद इमेजिन कर पा रहे हैं ये एक आर्क है, दिस इज एन आर्क, है ना। इसके डायमेंशन वगैरह बताऊंगा अभी, क्वेश्चन का डायग्राम समझो अच्छे से। इसे अगर टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो बेसिकली ऐसा दिखेगी, आर्क दिखेगी, लाइक दिस। तो यू हैव अ मटेरियल जिसको ऐसे आर्क के शेप में बेंड करा है। दिस आर्क इज मेकिंग एंगल अल्फा एट द सेंटर, द इनर रेडियस ऑफ आर्क इज ए एंड द आउटर रेडियस ऑफ आर्क इज बी। इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, यहाँ पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है। ऑफ कोर्स ये जो साइड में बिट हो जाएगी, दिस विल बी बी माइनस ए, बिकॉज यू कैन सी दैट इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस इज बी। तो ये बी माइनस ए हो जाएगी। द हाइट ऑफ दिस आर्क, जो स्लैब है जिसको बेंड कर रखा है, इसकी हाइट एच है, ठीक है। यस, बिल्कुल सही। तो कुछ इस तरह का हमारे पास डायग्राम है ना। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब थी, उस रेक्टेंगुलर स्लैब को हमने ऐसा बेंड कर दिया तो आर्क बन गई, है ना। तो ऐसा कुछ डायग्राम है। ये जो मटेरियल है इसका रेजिस्टिविटी रो है, और बाकी डायमेंशंस मैंने देखो आपको दिखाई है। इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी, और ए और बी अच्छे बड़े बड़े है ना, ऐसा नहीं कि ए और बी बहुत क्लोज है, ए और बी में डिफरेंस है अच्छा खासा। ये एंगल अल्फा है जो आर्क के सेंटर पे बन रहा है ना। यहाँ पर एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस बी माइनस ए है, ये हाइट एच है, ठीक है। मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी रो है। अब हमने क्या करा, इसकी जो प्लेन फेसेस थे ना, ये वाले और ये वाले, इन प्लेन फेसेस पे मैंने मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और बैटरी कनेक्ट कर दी। इन प्लेन फेसेस के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी है, यहाँ और यहाँ के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमने सेल कनेक्ट कर दिया है, लाइक दिस। मतलब इस फेज से करंट एंटर करेगा और इस फेज से करंट बाहर निकलेगा। एक फेज से करंट एंटर कर रहा है, एक फेज से करंट बाहर निकल रहा है। अब आपको बताना है कि रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, करो कैलकुलेट। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन द फेसेस शोन। जो आपको मैंने फेज दिखा है, बैटरी कनेक्ट करके दिखाई है। अब रेजिस्टेंस क्या दिख रहा होगा, कैलकुलेट करिए। करिए अटेम्प्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस आर्क में शेड स्लैब का। चलो यशवर्धन का जवाब भी आ गया। यशवर्धन चेक करते हैं हम, बाकी को भी कर लेने दीजिए। वेरी गुड। यशवर्धन आपका आंसर थोड़ा अलग है, समय का आपका यशवर्धन से अलग है, किसी एक का तो गलत है। सिद्धेश, ठीक है। इसमें ना बच्चे कई बार गलती बहुत ज्यादा करते हैं, ये क्वेश्चन सही से सॉल्व करते नहीं है, इसमें मिस्टेक काफी होती है बच्चों से। तो इसको मैं, जो भी आपने करा है सोच लो सारी चीजें सही है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए जो भी आपका आंसर है उसको एक बार अच्छे से हर चीज सोच लो उसकी।
मैं किसी भी बच्चे के आंसर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। आप सब जो आंसर दे रहे हो अच्छे से सोच लो, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलो देखो, एक चीज तो यहाँ पर ये है कि हमें अब थोड़ा, हाँ काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं बदल रहा, एम आई राइट? यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है जिसको करंट क्रॉस करके जाएगा वो तो नहीं बदल रहा, ऐसा लग रहा है ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया इस एंड से लेके इस एंड तक बिल्कुल एक जैसा है ना? तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदल रहा तो सीधा सीधा रो एल बाय ए कर दे क्या? सीधा सीधा रो एल बाय कर दे क्या? गगन नहीं बोल रहा यस ऐसा कर सकते हैं। नहीं, गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एल बदल रहा है, बिल्कुल सही, लेंथ इज वेरिएबल, लेंथ इज वेरिएबल। आप देखो जो करंट यहां से एंटर करेगा और यहाँ पे एग्जिट करेगा उसको जो लेंथ दिखेगी, वो जो करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ से एग्जिट करेगा उसको जो लेंथ दिखेगी वो तो अलग अलग होगी। ध्यान से देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट होगी डेफिनेटली, है ना? चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में सेम है, लेकिन बीच में जो लेंथ है वो बदल रही है। तो हमें जो स्लैब है ना इसको हमको छोटे छोटे आर्क्स में तोड़ना चाहिए, छोटी छोटी आर्क्स में तोड़ना चाहिए। सेंटर से चलते हैं अपन किसी डिस्टेंस आर पे और आर रेडियस के आर्क जैसी बनाते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, और इस आर्क को एक स्लैब जैसी बना लेते हैं, थोड़ा सा इस रेडियस में वेरिएशन करते तो ऐसी एक स्लैब जैसी बन जाएगी। 3 डायमेंशन में भी देख सकते हो, उसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। हमने कुछ ऐसी यहाँ पर एक स्मॉलर रेडियस की स्लैब जैसी बनाने की कोशिश करी है, आर्क जैसी बनाने की कोशिश करी है, लाइक दिस। ऐसा, इस तरह से हमने एक स्लैब जैसी कट करी है। क्या इमेजिन कर पा रही है? आपको दिख रहा है बोर्ड पे हमने क्या करा है? ठीक है, आर रेडियस की, सेंटर से आर रेडियस की हमने ऐसी आर्क जैसी बनाई है। इस आर्क की जो लेंथ होगी ना वो जाएगी रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। भाई एंगल की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, रेडियस इंटू एंगल को हम आर्क लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये लेंथ जो होगी आर्क लेंथ वो जाएगी रेडियस इंटू एंगल। ये रो जो लिखा हुआ था वो इधर से हटाता हूँ मैं, रो यहाँ लिखा हुआ है। तो जो हमें करंट दिखेगा इसके अंदर, इसमें जो भी रेजिस्टेंस दिखेगा, इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस दिखेगा उसे लिख सकते हैं रो, इसकी लेंथ, लेंथ हो जाएगी रेडियस इंटू एंगल अपॉन में एरिया। और ये एरिया कितना दिखेगा साइड से? इट शुड बी दिस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इज डी आर और हाइट इज एच। विड्थ यहाँ पे डी आर है और ये हाइट एच है, दिस हाइट इज एच और ये विड्थ डी आर है। क्या है, समझ में आ रहा है अच्छे से? छोटा सा रेजिस्टेंस कैसे लिखा हमने, वो जो आर्क जैसा सेगमेंट है उसका रेजिस्टेंस कैसे लिख रहे हो? देखो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, एरिया जो दिख रहा है वो जगह डी आर इंटू एच और लेंथ दिखेगी आर अल्फा। ये अच्छे से समझ लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर एरिया गलत लिख दिया, एरिया फिर से चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। भाई ये जो हमको ऐसा स्लैब जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमको स्लैब दिख रहा है ना, ये एरिया लिखना चाहिए मुझको। तो ये एरिया कैसे लिखूंगा? इसकी हाइट क्या है और इसकी विड्थ क्या है? तो विड्थ इज डी आर और हाइट इज एच, विड्थ इज डी आर, हाइट इज एच, ठीक है? और करंट यहां से एंटर करके यहां से निकल रहा है, तो करंट को जो लेंथ दिख रही है वो है आर अल्फा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सब सही लिखा है मैंने, ठीक है? चलो
तो मेरे पास एक डाउट लिखा हुआ है, सर एरिया अपन डायरेक्ट पूरा नहीं लिख सकते कांस्टेंट वाला। तो बेटा हमने जब छोटा सा सेगमेंट लिया, फिर सेगमेंट का एरिया लिखेंगे ना हम, जो सेगमेंट लिया है उससे तो एरिया लिखूंगा मैं, पूरा एरिया क्यों लिख दूंगा? जिस सेगमेंट का हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं उसी का एरिया लेंगे। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस आया। अब ये सारे जो सेगमेंट्स होंगे वो सीरीज में है कि पैरेलल में, ये सोचो। ये जितनी ऐसी स्ट्रिप्स आएगी, ये सारी स्ट्रिप्स देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन सबके अक्रॉस सेम है, सबकी लेंथ अलग अलग, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना अलग अलग रेजिस्टेंसेस में, तो हम बोलते हैं कि वो पैरेलल में। ऑल डी आर, जितने डी आर रेजिस्टेंस है, ऑल डी आर स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल। ठीक है, ये सब पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? 1/R इक्विवेलेंट। याद करो, जब दो रेजिस्टेंस होते तो 1/R1 + 1/R2 करते ना, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/dr। R के इनवर्स का एडिशन होता है वहां, इसलिए R के इनवर्स का इंटीग्रेशन होगा, R के इनवर्स का इंटीग्रेशन होगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है सबको? देखिए सभी बच्चे अच्छे से, 1/R इक्विवेलेंट शुड बी 1/dr का इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सही सही चीजें रखकर। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/dr, dr का उल्टा रखो यहाँ पे, तो h इंटू dr अपॉन रो अल्फा इंटू स्मॉल r। कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, dr बाय r का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ln v बाय a आ जाएगा। बट रिमेंबर दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। मुझे आंसर में R इक्विवेलेंट शो करना चाहिए, तो मुझे इसको फिर से इन्वर्स करके आंसर लिखना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका इन्वर्स, रो अल्फा बाय h, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ln v बाय। दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। देखो सभी बच्चे, अब देख लो किसका सही था किसका गलत था। ईशान मेरे से डाउट पूछ रहा है, सर लेंथ वेरिएबल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा? नहीं बेटा, ठीक है, लेंथ वेरिएबल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। भैया यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, कभी भी कोई भी चीज के लिए ऐसा वो नहीं बना, अपन बेसिक समझना चाहिए कि क्या करा है। ये जितनी भी स्ट्रिप थी सबके एंड्स का पोटेंशियल इक्वल है। तो जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस के एंड्स आपस में जुड़े हो कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो, तो बोलते हैं पैरेलल में। ठीक है, जब रेजिस्टेंस का इस तरह से कनेक्शन हो कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, तो उन्हें कहते हैं पैरेलल में। पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। ठीक, ओके, चलो। तो एक आसानी क्वेश्चन था ये भी, देखो अगर एक बार कर लिया उसके बाद देखो आसान लगेगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट इसमें अपन को सही लेना थे, स्ट्रिप सही लेना थी। ठीक है, अब ये जो स्लैब है ना, मैंने अभी आपको देखो इसमें बैटरी कैसे लगा के दी। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरह से बैटरी लगा के भी पूछ सकते हैं आपसे, और वो सब आप कर सकते हो, है ना। तो आपको इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि बैटरी इस बाहर वाले कर्व सरफेस से लेके अंदर वाले कर्व सरफेस के बीच में लगा दो, लाइक दिस। इस तरह से किसी ने सेल लगा दिया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप रेजिस्टेंस क्या दिखेगा। ठीक है, और ऊपर और नीचे की फेस के बीच में भी लगा सकते हैं बैटरी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, जैसा सिलेंडर में दो जगह दो रेजिस्टेंस निकाले थे ना, वैसे यहाँ भी हो सकता है। तो ये बाकी आप पे छोड़े, मैंने बाकी ऑप्शंस आप पे छोड़े। एक मैंने करा दिया इसका, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं अभी। एक पॉसिबिलिटी है कि बाहर वाली कर्व सरफेस और अंदर वाली कर्व सरफेस के बीच में सेल लगाए, और एक हो जाएगा टॉप और बॉटम सरफेस के बीच में सेल लगाए। ठीक है, चलो तो अब वो कर लेना, आप वो आप ट्राई करना। हाँ, अब ये दोनों ऑप्शन सीरीज वाले हो जाएंगे। टॉप और बॉटम वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और जो ये दिखाया है सीरीज वाला हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हम रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। यस, चलो तो अब इंटीग्रेशन से रेजिस्टेंस निकालना आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के कुछ क्वेश्चंस करे अपन ने। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अभी तक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा था, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे। तो नेक्स्ट चीज लिखिए, ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट चीज लिखिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये 18 समय। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो हमने बात करी थी पहले भी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रीजन भी, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था m अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल बाय। ये जो टाउ होता है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टाउ जैसे ही सब्सटेंस को हीट कर दिया जाता है तो अंदर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते थे, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो एक तरह से रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों ही बढ़ते हैं। कितना बढ़ते हैं? तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि सभी रेजिस्टेंसेस में इनकी इंक्रीमेंट बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा सा अमाउंट का होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। और भी कुछ हमने ऑब्जर्व करी प्रैक्टिकली, वो लिखते हैं। हमने देखा कि जो भी रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है, जो भी रेजिस्टेंस का चेंज हुआ है, वो ओरिजिनल कितना रेजिस्टेंस था उसके प्रोपोर्शनल था, साथ ही साथ टेम्परेचर में कितना चेंज करा है इसके प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का जो चेंज होता है ऑन टेम्परेचर इंक्रीमेंट, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर डी आर हम लिख सकते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन था और ये अल्फा है, दोनों अलग चीजें। हाँ, और बस यही जो अल्फा होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी आर बाई डी टी। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपने देखा देखा लग रहा होगा आपको इक्वेशन। आपने लीनियर एक्सपांशन में कुछ इसी तरह की इक्वेशन लिखी है। किसी रॉड की लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है वो ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल होता था, तो लेंथ का चेंज लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट इनटू एल अल्फा हो जाता था, सॉरी एल डेल्टा टी हो जाता था। तो बिल्कुल वैसी ही चीज है यहाँ पर भी, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ चीज है, थर्मल एक्सपांशन जैसा। ठीक है, तो अल्फा का डेफिनेशन बिल्कुल थर्मल एक्सपांशन में जैसी डेफिनेशन है वैसी ही यहाँ पर, मतलब अल्फा का नाम अब बदल जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसको रेजिस्टेंस के लिए डिफाइन कर रहा था। आ रहा है समझ में? क्या ये चीज क्लियर हो रही है बच्चों? व्हाट इज अल्फा? यस, बच्चे बोल रहे मुझे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये जो अल्फा होता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी पता चली हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस के लिए। अल्फा इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। देखो अल्फा की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर ओम है, यहाँ पर भी ओम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट ऑफ अल्फा होना चाहिए पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, पर टेम्परेचर होना चाहिए। तो अल्फा का ऑर्डर 10⁻⁴ मिलता है। कुछ रेजिस्टेंसेस में 10⁻³ भी मिलता है, जो ज्यादा वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ, लेकिन बहुत कम है ऐसे। कुछ का नेगेटिव भी होता है, ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो उनका अल्फा नेगेटिव है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फा may be negative when resistance decreases on increase in temperature। ये dr नेगेटिव हो जाएगा अगर टेम्परेचर पॉजिटिव चेंज करने से dr नेगेटिव, तो अल्फा नेगेटिव। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होगा,
ठीक है, नोट करिए। ओके, अल्फा की यूनिट देख ली, डायमेंशंस क्या हो गया अल्फा की, भाई यूनिट पर यूनिट टेम्परेचर है, तो डायमेंशन भी पर केल्विन हो जाएगा, तो टेम्परेचर इन्वर्स कर सकते, क्या इन्वर्स कर सकते हैं डायमेंशन, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर के लिए क्या लिख लो। चलो, अब अल्फा किस किस पे डिपेंड होगा, ऑफकोर्स मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा। अल्फा डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अल्फा डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अल्फा टेम्परेचर के साथ भी बदल सकता है, किसी भी मटेरियल का अल्फा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर टेम्परेचर पे इक्वली वैल्यू है ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू बदल भी सकती है। तो अल्फा डिपेंडेंट ऑन मटेरियल एज वेल एज इस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, लिख सकते हो आप, अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। चलो, अब क्वेश्चन में हमें अल्फा क्या दिया है वो हमको पता होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं आगे। कई बार हमें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है दी नहीं जाती, हमें बताया नहीं जाता कि अल्फा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो हम ये मान लेते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशन में आपने माना होगा कि जो अल्फा दिया है वो 0 डिग्री का दिया है, लीनियर एक्सपेंशन में शायद ऐसा आप अज्यूम करते होंगे कि अल्फा 0 डिग्री वाला दे रखा है, वैसे ही जब यहाँ कुछ कहा नहीं तो मान लेंगे अल्फा 0 वाला है। ऐसा कुछ करा था आपने लीनियर एक्सपेंशन में, बताओ। 0 डिग्री वाला अल्फा मान लेते, ऐसा कुछ करा होगा नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जो हमें अल्फा की वैल्यू होती है ना वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर, अल्फा वेरिएबल होता है, इट इज नॉट कांस्टेंट। मटेरियल में हर टेम्परेचर चेंज के साथ इक्वल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पर है मटेरियल, तो अल्फा की वैल्यू डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर। अब क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि अल्फा 0 डिग्री वाला है। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे याद नहीं है, जिसको याद नहीं है तो उसको मैंने बता दिया अभी, है ना, अपन क्वेश्चन करेंगे तो हाँ वो समझ में आ जाएगा आपको, और ऐसे ही लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट में भी होता है, याद रखना। चलो, तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा यूज कर लेंगे आप। अच्छा, जब अल्फा की वैल्यू मान लो हमें दे दी गई है तो छोटा सा रेजिस्टेंस का चेंज वो निकाल सकते हैं अपन, तो नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस जो नया होगा वो हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस जो भी है इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह से रेजिस्टेंस का चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन लीनियर एक्सपेंशन में भी पढ़ी होगी आपने, वैसी इक्वेशन हमने रेजिस्टेंस के लिए बना दी, ठीक है। लेकिन चलो एक क्वेश्चन के थ्रू चीज समझते, इफ अल्फा इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर is changed from T1 to T2, if resistance is at temperature T1 is R1, find resistance at temperature T2। तो अल्फा मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिख दिया आपको कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा आपको कांस्टेंट है ऐसा मानना है, टेम्परेचर को चेंज करा जा रहा है T1 से T2 तक, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इज R1, सो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 बताओ, करो एक बार कोशिश आप। कैसे करना है, अल्फा की डेफिनेशन यूज करना है, अल्फा की डेफिनेशन सामने तुम्हारे, इसको यूज करके कर सकते हो। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे सामने अल्फा की डेफिनेशन है उसको यूज करना है, मैं बोल रहा हूँ, अल्फा के टर्म में देना है आंसर, यस।
शायद समझ नहीं पा रहे हो आप डेफिनेशन का मतलब। अल्फा वो हमें दिया था 1/r dr/dt। अल्फा की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी टेम्परेचर पे छोटा सा टेम्परेचर का चेंज करा dt का, तो जो रेजिस्टेंस का छोटा सा चेंज होगा उसमें टेम्परेचर चेंज में और r में ये रिलेशन होगा। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। और मैं कह रहा हूं कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो बाय दिस एक्सप्रेशन आपको छोटा सा रेजिस्टेंस का चेंज जो है dr/r, आप उसको बोल सकते हो अल्फा डेल्टा डी। इफ अल्फा इज कांस्टेंट आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और टेम्परेचर जब T1 से T2 चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 से R2 चेंज हो रहा है, dr/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r और लिमिट लगा के ln r2/r1, दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। तो यहां से आपको मिल जाएगा R2 इक्वल टू R1 e टू द पावर अल्फा टाइम T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 टेम्परेचर चेंज है, तो ऐसा लिख सकते हो R2 इक्वल टू R1 e की पावर अल्फा डेल्टा टी। तो अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस किसी दूसरे टेम्परेचर पर चेंज इन टेम्परेचर करने पे जो मिलेगा वो जगह R1 इंटू ई की पावर अल्फा डेल्टा। ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए था, ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब हार्दिक पूछ रहा है या कई बच्चे मुझसे बता रहे हैं कि भैया ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा। मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला बहुत छोटे चेंज के लिए है, और दूसरी चीज अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा था आपको अल्फा कांस्टेंट नहीं होता, अल्फा डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर अल्फा कांस्टेंट होता है ना तो रिलेशन ऐसा आएगा, समझे बात? अल्फा कांस्टेंट होगा तो रिलेशन ऐसा आएगा। मैंने बोला था आपको कि अल्फा डिपेंडेंट होता है मटेरियल के टेम्परेचर पे, तभी तो यहाँ पर फॉर्मूला अलग आता है। ये चीज समझ में आई? ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब अल्फा आपको क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं हो और टेम्परेचर चेंज बहुत छोटा है, तो अल्फा को मान लेंगे कि टेम्परेचर के साथ बदल रहा है, उस केस में फॉर्मूला ये बन जाता है। और लेकिन टेम्परेचर चेंज बहुत छोटा है, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज बड़ा है तो आपको फिर इसी तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज स्मॉल होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज के बारे में कुछ पता नहीं था आपको कि कितना बड़ा है। दूसरी चीज अल्फा कांस्टेंट है, ये मेंशन था, तो अल्फा कांस्टेंट है तो आपको अल्फा को कांस्टेंट लेके ही करना चाहिए था, आपका रिलेशन ये आएगा। दिस फॉर्मूला विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मूला विल कन्वर्ट इनटू दिस प्रोवाइडेड अल्फा एंड डेल्टा टी आर स्मॉल। देखो, इफ अल्फा इंटू डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है अगर, तो क्या कर सकते हैं? e की पावर x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, e की पावर x की सीरीज एक्सपांड कर सकते हैं। e की पावर x की सीरीज आपको याद होना चाहिए, e की पावर x होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। 1 से चालू होती है, सॉरी 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन। फैक्टोरियल तो शायद पता होगा आपको, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना, ये e की पावर x की सीरीज होती है। अब x बहुत छोटा हो, if x is very small, x is very close to 0, इन सिचुएशन में क्या करेंगे? जो x की हायर पावर है ना वो निगलेक्ट कर सकते हैं। x की जो हायर पावर है 2, 3, 4 और जितनी भी आगे की पावर होती है यहाँ पे, उन सबको निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस हायर पावर्स ऑफ x विल बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे 0.1 होता मान लो x, उसका स्क्वायर करते तो 0.01 आता, वो 0.1 से छोटा है, 10 गुना छोटा है। और उसका क्यूब करते 0.1 का तो 0.001 आता, वो और भी छोटा हो गया। तो जो नंबर स्मॉल होता है ना, क्लोज टू 0 होता है, उसका स्क्वायर क्यूब और भी हायर पावर जो होती है वो छोटी हो जाती है, तो उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हें निगलेक्ट कर देंगे अगर, तो e की पावर x विल बी नियरली इक्वल टू 1 प्लस x, when x इज वेरी स्मॉल। ये अप्रोक्सीमेशन में यहाँ अगर यूज कर लूं, अगर मुझे पता हो अल्फा डेल्टा टी छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ नया रेजिस्टेंस वो जगह ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आ गया देखो। So this is a approximated formula. This is a approximated
फॉर्मूला। हमने ये जो इक्वेशन है बस इसी को लेके ये फॉर्मूला बनाया है, इस इक्वेशन को लेके फॉर्मूला बनाया है। इस इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू 1/r dr/dt था, तो यहाँ मैंने मान लिया कि ये dt बहुत छोटा है, तो इस इक्वेशन को लेके ये फॉर्मूला बनाया। तो दिस इज एक्चुअली एन अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। चलो, ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? ये एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस। और अगर अल्फा कांस्टेंट दिया होगा तो क्या होगा, क्या करना है, ये समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, है ना। पर सुनो, अल्फा क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हो तभी ये इक्वेशन लगाना। क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो अल्फा कांस्टेंट है तो मत लगा देना, ठीक है। तब अपन को बेसिक इक्वेशन से जाना पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन को लगाने की भी कंडीशन है कि अल्फा और डेल्टा टी का प्रोडक्ट जो है वो छोटा होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो तब ये इक्वेशन भी नहीं लगा सकते, तब आपको फिर ये बेसिक से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया नहीं हो अल्फा कांस्टेंट तो अल्फा मान मतलब कुछ मेंशन नहीं हो अल्फा के बारे में तो कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे जब वो चीजें समझ में आएगी। नोट हो गया क्या सारी चीजें? ये सब नोट हो चुका है क्या? नोटेड, बहुत बढ़िया। तो लिखिए क्वेश्चन एक, क्वेश्चन लिखिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 ohm at 0 degree Celsius. If alpha is 10 power minus 4 per degree Celsius, then what is resistance of wire at 20 degree Celsius? Resistance of a wire is 10 ohm at 0 degree Celsius. If alpha is 10 power minus 4 per degree Celsius, then what is resistance of wire at 20 degree Celsius? Resistance of a wire is 10 ohm at 0 degree Celsius. Is alpha is 10 power minus 4 per degree Celsius. Then what is resistance of wire at 20 degree Celsius? तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, अल्फा डेल्टा टी छोटा है। तो इस क्वेश्चन में आप इजीली लगा सकते हो कि नया रेजिस्टेंस जो होगा हो जाएगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी छोटा है, इसमें कोई गलती नहीं होगी आपसे। बस लगा दीजिए इक्वेशन 10 इंटू 1 प्लस अल्फा इज 10 पावर माइनस 4 डेल्टा टी इज 20। बस इसे सॉल्व करके लिख दो, 1 प्लस 0.002 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 10.02 आंसर। सिंपल। चलो इजी क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में मैं टेम्परेचर चेंज बहुत बड़ा कर देता, तब आप ये नहीं कर सकते थे, तब आपको फिर एज्यूम करना पड़ता कि अल्फा कांस्टेंट है। जैसे अगला क्वेश्चन में देता हूं आपको, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 10 ohm at 0 degree Celsius, alpha is 10 power minus 2 per degree Celsius, find resistance of wire at 200 degree Celsius. Find resistance of wire at 200 degree Celsius. और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, assume alpha is constant. मैंने आपको बता दिया कि अल्फा यहाँ कांस्टेंट है। चलो अब करिए इसे। तो बस आपको मैंने दे दिया है कि अल्फा कांस्टेंट है, तो अब तो आप आसानी से कर सकते हो इसे। क्वेश्चन में मैंने बोल ही दिया है, देखो अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, लिखा ही था आपके पास, बस ये इक्वेशन यूज करना चाहिए आपको। तो अब आपके पास आंसर होना चाहिए था, नया रेजिस्टेंस होगा पुराना रेजिस्टेंस विच इज गिवन एज 10 इंटू ई टू द पावर, देखो अल्फा डेल्टा टी था,
तो अल्फा 10 पावर -2 और डेल्टा टी 200 था, तो बस ये हो जाएगा 10 इंटू ई स्क्वायर, ये आना चाहिए आंसर। ई स्क्वायर की वैल्यू याद हो तो लिख दो और ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसका आंसर 100 ओम नहीं आएगा निकुंज, जो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको सबको? यस, बहुत बढ़िया, है ना? ओके, अब मैंने बताया था देखो अल्फा कांस्टेंट ऐसा क्वेश्चन में देते ही है हमेशा, पर नहीं दिया होना तो फिर क्या करेंगे, तब मान लेंगे अल्फा कांस्टेंट है, तब अपन इस तरह से कर सकते हैं। पर इसमें बहुत गड़बड़ होती है, कुछ क्वेश्चन में वो अल्फा कांस्टेंट मान के करते हैं, कुछ में अल्फा वेरिएबल मान के करते हैं, कुछ क्वेश्चन में ये अल्फा डेल्टा टी बड़ा होता है इसलिए यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो बहुत एम्बिग्यूटी मिलेगी आपको ऐसे क्वेश्चंस में। मैं पहले से बता रहा हूँ किताबों में बहुत एम्बिग्यूटी मिलेगी आपको इसकी, है ना? इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर ही गलत मिलेगा, पर कभी कभार आपको गलत मिल सकता है, ठीक? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे बिगिनर बॉक्स में भी है कि आपको अल्फा की जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर आपको अल्फा किसी छोटे टेम्परेचर में दिया है और किसी बड़े टेम्परेचर पे दिया है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ऐसे क्वेश्चन भी हमको मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं। हमारे पास बच्चों को डाउट आ रहा है फाइनली करना क्या चाहिए इसके लिए। बेटा किताब करना क्या चाहिए, तो मैं जो करना चाहिए वही सिखा रहा हूँ आपको, है ना? जो मैं बता रहा हूँ बस वही करना चाहिए आपको। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। इफ, लिखो इफ लिखो अगला क्वेश्चन। इफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज अल्फा, if delta r by delta t is alpha when रुको काटो ये जो लाइन लिखी है, फिर से लिखा रहा हूं मैं, लिखिए। if starting from a temperature if starting from a temperature t if starting from a temperature t with initial resistance rt, if starting from a temperature t, initial resistance rt, starting from a temperature t, initial resistance rt, if temperature is changed, if temperature is changed, then the new resistance is given by, then the new resistance is given by then the new resistance is given by, ये लिखिए इक्वेशन, R new equal to RT into 1 plus alpha t t final minus t, R new equal to RT into 1 plus alpha t t final minus t। तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या लिखाया है, if starting from a temperature T resistance is RT and temperature is increased, then the new resistance is given by RT into 1 plus alpha t t final minus t। मतलब किसी T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस अगर RT है और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बड़े हुए टेम्परेचर पे जो नया रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए मैंने आपको इक्वेशन दे दी, वो निकालने के लिए मैंने आपको इक्वेशन दे दी। लिखो here alpha t, here alpha t, here alpha t is temperature coefficient of resistance, here alpha t is temperature coefficient of resistance at temperature T, here alpha t is temperature coefficient of resistance at temperature T, alpha t is temperature coefficient of resistance at temperature T। Find relation in alpha at 0 degree Celsius, find relation in alpha at 0 degree Celsius and alpha at T degree Celsius।
Find relation in alpha at 0 degree Celsius and alpha at t degree Celsius. चलो क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। देखो आपको मैं, ये जो इक्वेशन है आपको ऑलरेडी पता थी, पर मैंने स्टिल क्वेश्चन में आपको लिख के दे दिया ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। मैंने बता दिया कि आपको किसी फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालना है तो इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करना है। पर आपको ये बताया मैंने कि जो अल्फा है ना, वो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर यहाँ लिया है उस टेम्परेचर पर जो अल्फा की वैल्यू है वो लेना है। जो यहाँ स्टार्टिंग टेम्परेचर लिया है उस अल्फा पे जो उस टेम्परेचर पे जो अल्फा की वैल्यू वो लेना है। ठीक है। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में मैंने कि भाई अल्फा 0 डिग्री वाला जो होगा और अल्फा जो t डिग्री वाला होगा, इनमें रिलेशन क्या है। करो ट्राई, करिए जल्दी से। अथर्व का जवाब भी आ गया, बहुत बढ़िया अथर्व, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपके बिगिनर बॉक्स में है, बिगिनर बॉक्स 2 में है ये क्वेश्चन। नहीं अथर्व, एक अथर्व एक और पे कुछ आंसर आया है, नहीं बेटा वो नहीं है। आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नया निकालने के लिए इक्वेशन दे दी है, तो आपको कैपिटल टी पर जो रेजिस्टेंस है वो भी निकालना हो। अगर 0 डिग्री का रेजिस्टेंस दिया हो उसके टर्म्स में तो वो भी लिख सकते हो आप। हो जाएगा रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी माइनस 0। और रेजिस्टेंस किसी बड़े टेम्परेचर में निकालना है, टी फाइनल पे निकालना है, वो भी इस तरह से लिख सकते हो। 0 डिग्री का रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी फाइनल माइनस 0। और ऐसे ही रेजिस्टेंस टी फाइनल का आपने रेजिस्टेंस टी के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जरा बोर्ड पे जो इक्वेशन है उनको ध्यान से देखिए बच्चों। किसी कैपिटल टी पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0 डिग्री के रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा जो 0 डिग्री से स्टार्ट करके होगा इंटू टी माइनस 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में मैंने ये अल्फा 0 डिग्री वाला ले लिया, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग का 0 डिग्री का ले लिया, और किसी बड़े टेम्परेचर का रेजिस्टेंस लिखने के लिए यहाँ स्टार्टिंग टेम्परेचर 0 ले लिया, तो इक्वेशन ये बन जाएगी ना। 0 डिग्री से स्टार्ट करके इक्वेशन ये बनेगी। 0 डिग्री से स्टार्ट करके कैपिटल टी का टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लिखने के लिए ये इक्वेशन होगी। फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल पे रेजिस्टेंस लिखने की ये इक्वेशन होगी। और टी फाइनल पे टी के टर्म में टेम्परेचर लिखने रेजिस्टेंस लिखने की इक्वेशन ये थी। 3 इक्वेशन बनी देखो यहाँ पे हमारे पास। ये इक्वेशन समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा हुआ है। ये इक्वेशन समझ में आ रही है देखो। चलो वैभव को तो आ रही है, वैभव गोयल वेरी गुड। बाकी बच्चे बताइए, गोपाल को भी वेरी गुड, सर्वेश को भी गुड। चलो बहुत बढ़िया है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो करा क्या है मैंने, क्वेश्चन में दिया था किसी बड़े टेम्परेचर का रेजिस्टेंस लिखना है तो इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस लिखो 1 प्लस अल्फा वो इनिशियल टेम्परेचर वाला लो इनटू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ऐसा लिख दो। तो मैंने 0 को स्टार्टिंग टेम्परेचर अगर ले लिया तो यहाँ रेजिस्टेंस 0 वाला ले लूंगा। रेजिस्टेंस किसी टी पर लिखना है तो 0 वाला रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा 0 वाला इंटू टी माइनस 0 कर दूंगा, है ना। ऐसे ही ऐसे ही अच्छा मैंने कहीं यहाँ बताया नहीं कि केल्विन में टेम्परेचर लेना चाहिए, तो 273 वगैरह आप जो लिख रहे हो ना ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर T किसी फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस लिखना है तो उसको भी लिख सकता हूँ 0 वाला रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा 0, टी को टी फाइनल माइनस 0 लिख सकता हूँ। अब ऐसे अल्फा टी से स्टार्ट करता, मैं कैपिटल टी टेम्परेचर से अल्फा को स्टार्ट करता, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस टी से लेता मैं और यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस टी वाला ले लेता।
तो ऐसे हम तीन इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो टी फाइनल है ना उसको जीरो के रेजिस्टेंस के टर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख दो। इस इक्वेशन में ये जो आर टी फाइनल है वो दो तरीके से आपको पता है, तो दोनों तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दो। आर टी फाइनल वो था आर टी इंटू वन प्लस अल्फा टी, टी फाइनल माइनस टी, और वो आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा जीरो, टी फाइनल हमारे जीरो भी था। और ये जो कैपिटल आर टी आर एट कैपिटल टी है वो भी जीरो के टर्म में आप लिख सकते हो, जगह आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा जीरो इंटू टी माइनस जीरो, ये आर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने, इंटू वन प्लस अल्फा टी, टी फाइनल माइनस टी, दिस शुड बी आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा जीरो इंटू टी फाइनल माइनस जीरो। बस अब इस पूरी इक्वेशन में देखो ये आर जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल करो, उसे सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, तो अल्फा जीरो और अल्फा टी के बीच का रिलेशन आ जाएगा, अल्फा जीरो और अल्फा टी के बीच का रिलेशन आ जाएगा इसको सॉल्व करके। चलो अब इसके सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही क्या? टी फाइनल कैंसिल हो जाएगा, देखना बेटा यहाँ पे टी फाइनल कैंसिल हो जाएगा, यस वैभव, अल्फा जीरो इक्वल टू अल्फा टी अपॉन वन माइनस अल्फा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है करके देखिएगा आप आज। टी फाइनल में यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, देखो टी फाइनल इंटू अल्फा टी अल्फा जीरो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा, और यहाँ पे टी फाइनल इंटू अल्फा जीरो है, ये आर जीरो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आप सही से चेक करके देखना, ठीक है। और एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो यहाँ पर कि अल्फा का प्रोडक्ट वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, वो कर सकते हो। चलो आगे कर लोगे, छोड़ दो आप पे, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये अपने बिगिनर ऑफ का क्वेश्चन है, उसको अपने क्लास में डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ा अभी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे अपने, और क्वेश्चंस करिए इसके, जितने क्वेश्चंस करोगे आपके और जो इसमें प्रॉब्लम्स आएगी वो सब सिंपल हो जाएगी। अब एक छोटा सा पोर्शन बच रहा है अपना रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सहज बोल रहा है लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दूं, तो लास्ट स्टेप बेटा कुछ नहीं कराया मैंने, जो आर टी की वैल्यू थी ना वो ये यहाँ से उठा के सब्स्टिट्यूट करिए, ये सब्स्टिट्यूट करिए उठा के, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पोर्शन और बच रहा है हमारा, तो बिगिनर बॉक्स 2 की थ्योरी हमारी पूरी हो जाएगी। जब आप लेबोरेटरीज में रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कभी देखे हो शायद आपने, इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको उनकी वैल्यू लिख पाना मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक कोडिंग स्कीम बना रखी है, और उन पे कलर्स से हम कोड कर देते हैं कि उनका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस को हम कलर से कोड कर देते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना है। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से रेजिस्टेंस खरीद के लाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस दिख सकता है आपको एक सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसा दिखेगा जो कॉर्नर से कर्व्ड है, कुछ ऐसी ट्यूब जैसी दिखती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स निकले हुए रहते हैं, और इस सिलिंड्रिकल ट्यूब पे हमारे पास कुछ कलर्स के कोड होते हैं, यहाँ पे कलर्स के बैंड बने हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको इस तरह से बैंड बना हुआ दिख रहा है, तीन कलर की स्ट्रिप्स यहाँ होती है और एक कलर की स्ट्रिप्स यहाँ होती है, तीन कलर की स्ट्रिप्स पास में होती है और एक कलर की स्ट्रिप्स थोड़ी दूर होती है। तो ये जो हमने कोडिंग कर रखी है ना, ये जो हमने कोडिंग कर रखी है ना, ये इससे हमको कलर, इससे हमको रेजिस्टेंस पता चल जाता है कितना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं देखा उन्होंने, यस वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ जो कलर की कोडिंग करते हैं इससे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उस पर लिखना नहीं पड़ती, इन कलर से हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली चार कलर के बैंड मिलते हैं, वहां पे फोर कलर के बैंड मिलते हैं, तीन कलर के बैंड बहुत पास पास होते हैं और एक कलर का बैंड यहाँ का ही होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है और सपोज, ठीक है। तो ये जो शुरू के तीन कलर के बैंड होते हैं ये बताते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और आखिरी बैंड बताता है उसका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में जो शुरू के दो कलर होते हैं, शुरू के दो कलर होते हैं वो टू प्लेसेस ऑफ रेजिस्टेंस बताते हैं,
और ये जो कलर होता है वो पावर ऑफ 10 बताता है, पावर ऑफ 10। जैसे एग्जांपल के लिए अभी बोर्ड पे जो मैंने बनाया है, पता नहीं आपको उतना अच्छा कलर दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट रेड कलर बनाया है, दूसरा ग्रीन बनाया है, तीसरा ब्लैक बनाया है, रेड बनाया है, ग्रीन बनाया है, ब्लैक बनाया है, ठीक है। तो पहले दो कलर बता रहे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर है, उसका कोड है हमारे पास EB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। B मतलब ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, आखिरी ये एक और ब्लू का था, ग्रे, बी फॉर वॉयलेट, ये ब्राउन होता है, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। चलो, हाँ ये ब्लैक ब्राउन होता है, ब्लैक ब्राउन रेड, और आखिरी में यहाँ पर ब्राउन नहीं आता, ब्लैक ब्राउन आता है, यहाँ पे ब्लू आता है। तो ये कलर्स का ऑर्डर चलता रहता है यहाँ पे, और यहाँ ब्राउन होता है, ठीक है। चलो, ये कलर का ऑर्डर आता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ग्रे और व्हाइट। कि यहाँ पर ब्लू आता है कि ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, वो आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि कलर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो वॉयलेट के आसपास ब्लू कलर ही होता है ना, तो यहाँ पे वॉयलेट के आसपास ब्लू कलर आना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, मेरे पास ग्रीन रिपीट तो नहीं हो गया है, नहीं ये ग्रे लिखा है, लास्ट वाला ग्रे है, व्हाइट के पास में ग्रे होता है। चलो, तो इस तरह से हमारे पास एक कलर्स का ऑर्डर है। पहले जो कलर है ब्लैक, उसका मतलब होता है 0, सेकंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी का 9। तो हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक कोड है हमारे पास, हर कलर के करस्पॉन्डिंग कोड है। यस, बीच में विबग्योर है, बिल्कुल सही। तो हम बीच में एक तरह से विबग्योर जैसा बन रहा है, ठीक है, विबग्योर जैसा बन रहा है, देखो यहाँ पे वॉयलेट, ब्लू, ये पूरा विबग्योर, आई नहीं है उसमें, इंडिगो हटा के बाकी विबग्योर जैसा बन रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे पहला कलर मैंने जो बनाया था वो रेड था, तो रेड का मतलब होता है 2। तो इस रेजिस्टेंस में जो पहला नंबर है उसका मतलब है कि 2। फिर दूसरा मैंने यहाँ ग्रीन बनाया है, ग्रीन का मतलब होता है 5। फिर आखिरी यहाँ पे ब्लैक लाइन बनाई है, ब्लैक का मतलब होता है 0। वो मैंने पावर ऑफ 10 के लिए बताई थी, तो 2 की पावर 10 की पावर 0, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 25 इंटू 10 की पावर 0, कोई डेसिमल वगैरह नहीं होता यहाँ पे, बस 25 इंटू 10 की पावर 0। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 25 ओम्स, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 25 ओम का है, 25 ओम का है। और यहाँ पे आखिरी जो एरर वाली स्ट्रिप होती है वो 3 कलर की होती है, सिल्वर, गोल्ड या फिर कोई कलर नहीं, सिल्वर, गोल्ड या फिर कोई कलर नहीं। गोल्ड का मतलब होता है 5% एरर, सिल्वर थोड़ा सा खराब 10% एरर, कोई कलर नहीं मतलब 20% एरर। आखिरी जो कलर होता है उसकी 3 पॉसिबिलिटी है, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी कलर नहीं। गोल्ड मतलब अच्छा है, 5% एरर का है, सिल्वर 10% एरर, और कोई कलर नहीं मतलब 20% तक एरर पॉसिबल। तो इस तरह से किसी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हम कलर्स के फॉर्म में उस पर लिख के रख देते हैं, ताकि हमको बहुत छोटी सी जगह में हमको रेजिस्टेंस में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखने जाएंगे ना तो बहुत हमको स्पेस लगती है, उतना स्पेस होता नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए इन पे इस तरह से कलर के फॉर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कोड करते हैं। चलो, ये चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास है ना कुछ 10 की नेगेटिव पावर में भी कुछ नंबर होते हैं जो 10 की नेगेटिव पावर शो करते हैं, कुछ और हमारे पास डिजिट है जो 10 की नेगेटिव पावर शो करते हैं। जनरली बहुत छोटे रेजिस्टेंस हमको जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वो यहाँ पे हमको लिखा ही नहीं है ना। इसमें 10 की नेगेटिव पावर शो करने के लिए भी कुछ नंबर है। चलो, ये चीज समझ में आया।
आई होप कि ये सब चीजें क्लियर है। अब आप, हाँ, इसको याद रखने की ट्रिक भी देखो हमारे पास। इसको याद रखने की ट्रिक होती है बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ, बीबी रॉय के बाद ऑफ स्मॉल एन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इज अ वेरी गुड वाइफ, इज अ वेरी गुड वाइफ। इस तरह से याद रखते हैं इसको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज अ वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज अ वेरी गुड वाइफ। इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, आप 10 की नेगेटिव पावर का पूछ रहे थे, तो ये जो हमारा, ये जो आखिरी कलर था ना, वो गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है। गोल्ड का मतलब 10⁻1, सिल्वर मतलब 10⁻2, गोल्ड मतलब 10⁻1, सिल्वर मतलब 10⁻2। तो दिस लास्ट कलर कैन बी गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। गोल्ड मतलब 10⁻1, सिल्वर मतलब 10⁻2। जैसे 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए ये गोल्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻1 मतलब 2.5 ओम। ठीक, ये समझ में आ रहा है? गोल्ड एंड सिल्वर 10⁻1, 10⁻2। चलो बस, अब ये कलर्स के कोड्स के भी काफी क्वेश्चन आए हैं देखो रिसेंट ईयर्स में। पिछले साल 2019 में खूब क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर। इनफैक्ट हर जेईई मेंस कई बार हुई थी उस साल भी, दो बार हुई थी, और हर सेशन में 4-4 पेपर, ऐसे 8-8 पेपर कुछ टाइप हुए थे। तो खूब हर पेपर में ही एक क्वेश्चन इस पे था। तो ये बहुत रिसेंट टाइम में बहुत फेवरेट हो गया था जेईई मेंस का, तो इस पे काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो, तो काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, इज दिस क्लियर? कलर कोडिंग। ओके, अब मेरे पास इसमें कुछ ये भी आ रहा है बच्चे की, एक नंबर किसी ने बताया कि 272 ओम्स को एग्जैक्ट कैसे बताएंगे, तो नहीं बता सकते यार। हमारे पास रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बताएं। रेजिस्टेंस अगर 2 डिजिट और 10 की पावर कुछ पता हो तो भी चल जाएगा। उसमें परसेंटेज एरर हम बता रहे, साथ में 5%, 10% एरर है ना? ठीक है, इसलिए एरर है यहाँ पे। चलो, कंटेंट तो लिखिए, हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग डाल सकते हो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल सकते हो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, तो अपना जो बिगिनर बॉक्स 2 के पहले की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। BB2 अब पूरा करिए। नेक्स्ट क्लास में BB1 BB2 दोनों डिस्कस करेंगे। मैंने दोनों के सॉल्यूशंस आपको पहले भेज दिए थे, ठीक है? और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोरियत वाले जितनी चीज थी सब खत्म हो गई है। इसके आगे सर्किट सॉल्विंग आ जाएगी। तो सर्किट सॉल्विंग में किरचॉफ्स लॉ, रेजिस्टेंस से सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें अपन करने वाले आगे, है ना? ओके, मीनवाइल सर बड़ा चैप्टर है या नॉर्मल है? चैप्टर तो बड़ा नहीं है, करंट इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा छोटा है, इतना भी छोटा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा छोटा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लास्ट वाले का सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे, नॉर्मल बात है। ठीक है, हाँ, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक से छोटा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली आपको थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको। होमवर्क में बता ही चुका हूँ सबको, और अब अच्छे से 1 2 3 4 स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो रोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5-7 क्वेश्चन कर लो 1 2 3 4 में से। बाय, टेक केयर।